हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं प्यारी प्यारी धरती के बारे में। तो हाँ, मेरे पास आज है ये धरती हमारी। आज हम समझेंगे कि हमारी अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स कैसे एक्चुअली इवोल्यूशन में आते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन कैसे बनता है, क्या है पैंजिया, क्या है लॉरेशिया, क्या है गोंडवाना लैंड और पैंथेलासा क्या चीज है, क्या बला है ये सारी। उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये मैप तो आप सबके कमरे में जरूर लगा होगा, चाहे वर्ल्ड हो, इंडिया हो, आपके स्टेट का मैप हो। ये ग्लोब भी कुछ लोगों के पास होगा। ये ग्लोब है, ठीक है, आपको ये बात समझनी होगी। ये ग्लोब है, ये एक्चुअली अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और ये फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, ठीक है। ये ग्लोब को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कराते हैं, सेम टिल्ट वगैरह पे, साइज डिफरेंट है इसका और बाकी कुछ नहीं है। तो ग्लोब अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। आपके पास ये मैप है, ब्रह्मास्त्र है और कुछ जरूरी नहीं है आपके पास। समझते हैं, पहले एक थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी। थ्योरी व्योरी में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस एक मोटा मोटी बात समझने की कोशिश करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि एक धरती है, एक धरती है, हम लोग रह रहे हैं, धरती तो है ही। धरती है, उस पर दो तरह की चीजें हैं, एक लैंड मास है और एक पानी है, एक वाटर बॉडी है। तो जब एक लैंड मास था ना, प्रेजेंटली आप देखते हो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, बट हमेशा से ये ऐसा नहीं था। हमेशा से ये ऐसा जुड़ा हुआ था, मतलब सारी चीजें जुड़ी हुई थी, सब सब लैंडमास से जुड़ा हुआ था। एक बहुत बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बहुत बड़ा सा सुपर ओशन था। आज आप 5 तरीके के ओशन देख रहे हो, आज आप 7 तरह के कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, बट दैट वाज नॉट मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ठीक। बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करोगे, आप कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात करोगे, आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर एट द एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। बहुत सारी थ्योरीज के फेल क्या मतलब, देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, फेल तो कुछ भी नहीं होता, बट बहुत सारी थ्योरीज के बाद एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, चीजों को अच्छी तरह से अच्छे फोर्स के साथ समझाने की कोशिश करती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंटली है कितने हैं, ओशंस कितने हैं, क्या क्या नाम है उनके, और ये इवोल्यूशन में आते कैसे। तो मैं बात करने जा रही हूँ, आज से बहुत सारे मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैनजिया। क्या नाम था उसका, बोलो, पैनजिया। तो पैनजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। अब अगर मान लो ये सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं आपस में, यू हैव टू इमेजिन, आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है। मान लो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं आपस में, एंड और बाकी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो वो पैंथेलासा, उसे क्या बोलते हैं, पैंथेलासा। पैंथेलासा क्या हुआ, एक बड़ी सी वाटर बॉडी, बड़ा सा ओशन पैंथेलासा, जिसके बीच में घिरा हुआ है पैंजिया। फिर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्केनिक इरप्शन, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी होती है। और जो पैनजिया होता है, मतलब जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है, वो टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में 2 टुकड़ों में बंटता है। अब वो 2 टुकड़ों के भी अलग अलग नाम है। तो उन 2 टुकड़े का नाम है, एक तो है लॉरेशिया, जो नदर्न वाला पार्ट था उसे कहते हैं लॉरेशिया, और जो सदर्न पार्ट था उसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। इस बात का जिक्र आपने कभी ना कभी सुना होगा कि इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये लाइन लिखी रहती है कि इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब ये क्या बला है गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड जो है वो पैंजिया का पार्ट था, मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट जो बहुत इवोल्यूशन में आती है, सुपर कॉन्टिनेंट होता है गोंडवाना लैंड, उसी का ही पार्ट था। जब पैंजिया टूटता है, 2 हिस्सों में बंटता है, जो नदर्न पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉरेशिया, और जो सदर्न पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। सदर्न पार्ट, यहां से आप इंडियन प्लेट का मूवमेंट पढ़ते हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग इंडियन प्लेट का मूवमेंट पढ़ते हैं, तो यहां कहीं पे इंडियन प्लेट होती थी, फिर मिलियन ऑफ ईयर्स उसे लगे, तब जाकर के वो यहाँ पे टकराई। That's it। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो अभी पता चल गई कि इंडिया हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आपको दिखता है, ठीक है। तो टूट गए, उसके बाद जब ये टूट गया तो उसके बाद और भी इस पे प्रेशर काम करता है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, चीजें और बढ़ती हैं और टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। जब और टूटती है तो प्रेजेंटली जैसा आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा आपके सामने नजर आता था। ये हमारी धरती ऐसी हो जाती है तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट बन जाता है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका और अंटार्कटिका आपको कॉन्टिनेंट सामने नजर आ जाते हैं। आइए एक बार सरसरी निगाह से इन कॉन्टिनेंट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिनेंट की बात करने जा रहे हैं, वो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो एक कॉन्टिनेंट है, इसमें कंट्रीज होती हैं। एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है, जैसे कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, बतेरी कंट्रीज है इसमें, ठीक। नॉर्थ अमेरिका हमने देखा, नॉर्थ अमेरिका के बाद आप देखो, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका आपने देखा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आप इसके साउथ में आओ, फिर आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आप देखो ये यूरोप, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद एशिया, ये पूरा बड़ा सा जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सब एशिया है, ठीक है। तो इसीलिए एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पॉपुलेशन वाइज भी टॉप पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। उसके बाद अफ्रीका,
ठीक है। अफ्रीका देखो, अफ्रीका, कई लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम तो अफ्रीका है भैया। ठीक है, तो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। उसके बाद ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटू जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद एंटार्क्टिका सबसे सदर्न मोस्ट जो कॉन्टिनेंट है, दैट इज एंटार्क्टिका। और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सरकार नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पज से जो है छोड़ा गया है। ठीक, कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास, रिपीट आफ्टर मी, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास। रीजन 7 फॉर थाला, थाला फॉर अ रीजन। ठीक, तो पहला फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका, सेकंड उसके साउथ में देखो साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, यूरोप, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट आपने देख लिए। ठीक है, इंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो भैया एशिया का पार्ट है। फिर यहाँ पे आपको पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सारी चीजें आप देखते हो। ठीक है, वो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कंडक्ट करेंगे। आज तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा पहला वीडियो है, हम चीजें समझ रहे हैं। ठीक, फिर आपको छोटे छोटे बीच में मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी, सारे तो पार्ट बन गए। फिर जब ये कॉन्टिनेंट्स टूट गए तो इधर पानी इकट्ठा, इधर पानी है, तो पानी एक ही, पानी जुड़ रहा है सब जगह, पूरी अर्थ पे पानी मिल रहा है। ओशन करंट्स क्या है, इधर का पानी उधर जा रहा है, उधर का पानी इधर आ रहा है, फ्लो की वजह से। ठीक है, बट हमने नाम रख दिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ओशंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास कितने ओशंस है, देयर आर 5 ओशंस ऑन दी अर्थ। कितने, देयर आर 5 ओशंस ऑन दी अर्थ। नाम देखो, अटलांटिक ओशन। अब अगर आप मैप पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज जाओगे। यहाँ पे लिखा होगा नॉर्थ अटलांटिक, इधर लिखा है साउथ अटलांटिक, तो फिर तो ऐसे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 ओशन हो गए तो। ठीक है, 7 8 ओशन हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं। देर आर ओनली 5 ओशंस। आप इसको एक ही काउंट करोगे। सबसे ऊपर आपको जो नॉर्थ है वहां पे आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशन। ठीक है, सबसे सबसे नॉर्थ में, साउथ में नहीं, सॉरी, सबसे नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। फिर नॉर्थ में आपने आर्कटिक ओशन देखा, उसके साउथ में आओ तो अटलांटिक ओशन। ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है। ठीक है, आपको मैं थोड़े बहुत फैक्ट्स यहाँ पे बताते हुए चलूंगी। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाना अटलांटिक ओशन है। और ये एस शेप्ड का ओशन, क्या है ये, एस शेप्ड का ओशन है। और सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला ओशन रूट यही है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक सिर्फ आपकी रोडों पे नहीं, एयरवेज में भी ट्रैफिक है, वाटरवेज में भी ट्रैफिक है। तो ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन होता है, एस शेप का ओशन है। उसके बाद पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। ठीक है, आपको बोलोगे यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, इसीलिए बच्चा मैंने आपको ग्लोब दिखाया था। ठीक है, एक बार और दिखाती हूँ। अब आपको इसमें यहां पे भी पैसिफिक ओशन दिख रहा है, यहां पे भी, यहां देखो, ये है इतना बड़ा सा पैसिफिक ओशन। ये है क्योंकि धरती हमारी फ्लैट नहीं है, धरती हमारी गोल है। सबसे बड़ा ओशन, सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है वो है हमारा पैसिफिक ओशन। और यही आपको आकर के एक फैक्ट बताती हूं, मैं फैक्ट चेक कराती हूं, यही सबसे ज्यादा डीपेस्ट ओशन भी है। तो पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। और इसी में आपको डीपेस्ट ट्रेंच भी देखने को मिलती है, जिसे हम लोग मारियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। हालांकि अटलांटिक ओशन में ही टाइटैनिक डूबा था, और यहीं पे आपको बरमूडा ट्रायंगल जैसी चीजें भी नजर आती है। ठीक, गुड टू गो। फिर 5 ओशन हमने देखे, 5 ओशन। अभी 5वां नहीं हुआ है, आपको सदर्न ओशन, सदर्न ओशन बचा है, तो साउथ में जो है वो सदर्न ओशन है। उसके बाद एक ओशन और बच रहा है, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ठीक है, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन, तो एक इकलौता ही ऐसा ओशन है जिसे किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। बाकी आप देखो, अटलांटिक नाम की कोई कंट्री है, पैसिफिक नाम की कोई कंट्री है, नहीं है। तो इंडियन ओशन एक ऐसा इकलौता ही ऐसा ओशन है जिसे किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। तो ओशन देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशन, फिर अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन। तो 5 ओशन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 ओशंस। ठीक है, 5 ओशंस है हमारे पास। उसके बाद आपको ना अर्थ पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। उसको भी समझेंगे हम लोग, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर आज तो हमने चीजों को ऐसे देखा, एक बार रिकॉल कराते हैं। ठीक है, चीजों को ऐसे देखा कि हमने अर्थ का इवोल्यूशन समझा। ठीक है, अर्थ इवॉल्व हो रही है, अर्थ इवोल्यूशन के फेज में है। तो अर्थ पे एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट होता है जिसे हम लोग पैंजिया बोलते हैं, एक बड़ा सा वाटर बॉडी होती है, एक बड़ा सा सुपर ओशन होता है जिसे हम लोग पैंथेलासा बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो पैंजिया टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में पैंजिया 2 टुकड़ों में बंटता है, जिसे हम लोग ग्लोरेशिया और गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, जो रशिया वाला रीजन है, ये सब लॉरेशिया का पार्ट था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें लॉरेशिया वाला पार्ट था। अब एक चीज और आती है कि जो इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है ना, जो डेक्कन वाला रीजन है, ये यहाँ कहीं का पार्ट था। ठीक है, यहाँ कहीं से चल के यहाँ पे आता है, फिर इसको सालों लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं।
अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज वाली चीजें हो रही हैं, आपको रियूनियन आइलैंड वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि वोल्केनिकली एक्टिव है। तो इसीलिए वोल्केनिक इरप्शन से ही आपको डेक्कन रीजन में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। उसका पेरेंट मटेरियल क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे कॉटन सॉइल, रेगुड सॉइल, ब्लैक सॉइल, कुछ भी बोल लो, ये मिलता है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे कोरल्स देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ जिसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लीचिंग होती है, जिसकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन में है वो इस टाइम पे। सारी चीजें हमने समझी, इसके कंट्रीज को भी हम लोग समझेंगे। आज का पहला वीडियो था, आज मेरा काम था आपको समझाना कि किस तरह से जो है हमें समझना चाहिए चीजों को, सिर्फ मैप लगाने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने कमरे में मैप चिपका दिया उसके बाद कुछ नहीं। देखो, लाइन भी बनाते हैं मैप पे, चीजें ऐसे करते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि थोड़ा सा उसे अपनी तरफ से जो है अच्छे से बना सकें। हाँ, चीजें इस पे जूम नहीं हो सकती ऐसे करके, बट कोई बात नहीं, जितना भी मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने से हमारी नजर में, क्योंकि हमने मार्क करा होता है, तो हमें याद रह जाती हैं चीजें, और जैसे हमारी नजर पड़ती है हमें पता होता है कि अच्छा ये क्या है। तो मैंने कोशिश करी आपको अपने एंड से जैसे भी मैं समझा सकती थी समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट में बताना अपना फीडबैक कि कैसी लगी आप लोग को ये जो भी समझाने की, ज्योग्राफी कह लो, कुछ भी कह लो, आप इसको अर्थ के बारे में समझना कह लो, ज्योग्राफी तो है ही। इसकी बेसिकली फर्स्ट क्लास थी जो मैं समझाना चाहती थी इसके बारे में। तो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक मुझे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ आ जाए क्या क्या चीजें और भी मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। कोई सजेशंस हो तो सजेशंस आप लोग बता सकते हो, और कोई तरीका मुझे इंक्लूड करना हो अपनी क्लासेस में तो वो भी बता सकते हो। कोई एनसीईआरटी, हम देखो 11th क्लास की एनसीईआरटी तो हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें समझेंगे हम लोग, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी का भी बेस बनाने के लिए। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो क्लास 11th 12th की इज मस्ट। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट हो, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की किताब हो, इंडियन ज्योग्राफी की किताब हो, तो ये दोनों किताबें तो आपके लिए मस्ट है। और बहुत अच्छी, आप जीसी लियोंग भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। लेक्चर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।